और आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बात पर चर्चा है। कल देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ के सारी दरों का ऐलान किया और सभी देशों पर जो टैरिफ लगाने का फैसला किया, उसका क्या असर अमेरिकी बाजारों पर पड़ेगा, क्या असर दुनिया भर के कारोबार पर पड़ेगा, क्या असर भारतीय कंपनियों पर, भारतीय सेक्टर्स पर पड़ेगा, हमारे बाजार पर पड़ेगा और आगे बाजार का डायरेक्शन क्या रहेगा। ये टैरिफ वॉर की शुरुआत है या अंत, और आगे क्या क्या कुछ हो सकता है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में सबसे बढ़िया और सबसे बड़े एक्सपर्ट जो हो सकते हैं इन सभी चीज़ों को समझाने के लिए, वो है सिंगापुर से हेलिस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा साहब, जो दुनिया भर पर बड़ी गहरी पकड़ और नज़र रखते हैं। समीर सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद इस बड़े दिन हमें समय देने के लिए, क्योंकि आज इट्स नॉट टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द वर्ल्ड है। जो टैरिफ पर ट्रंप साहब ने कल जो कुछ भी कहा है, कैसे देखते हैं आप? उन्होंने जो मतलब सबसे कड़ा, सबसे बड़ा एक्शन लेना था वही लिया कल। एक्चुअली जी अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हम्म। बिकॉज अभी आप अज्यूम कर रहे हो कि कोई काउंटर अटैक नहीं होगा। जी। काउंटर अटैक होगा यूरोप से, उन्होंने कह दिया कि हम भी करेंगे। हम्म। कनाडा कहता है आज करेगा और चाइना भी करेगा। तो यूएस प्रेसिडेंट एंड वो जो स्कॉट बेसेंट हैं, उन्होंने कहा है कि प्लीज डू नॉट डू रेसिप्रोकल टैक्स टैरिफ ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब अब आप काउंटर मत करो, नहीं तो और लड़ाई पड़ेगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बाकी कंट्रीज एकदम एक्सेप्ट कर लें? हम्म। इसलिए मुझे लगता है अभी आप इसको कंप्लीट स्टोरी ओवर ना गिने। हम्म। एक हफ्ते, 4 दिन, 3 दिन में पता लगेगा कि यूरोप अब क्या काउंटर करता है। बिकॉज आप सोचो एक तरीके से कि यूएस कहे किसी कंट्री को कि मैं आप पे 35% टैक्स लगा रहा हूँ, 40% टैक्स लगा रहा हूँ, और वो कंट्री कहे अब तू 40% लगा रहा है, हम तेरे पर 40% लगा रहे हैं, तो वो कहे अच्छा जी चलो लेट अस सेटल। ऐसे तो ना काम हो सकता है। ये टू से अगर आपने 40 मेरे ऊपर लगाया, मैं आपको 60 कर दूंगा। हम्म। अदरवाइज क्या लॉजिक बनी कि मैंने यहाँ पे 20 लगाया, उस कंट्री ने कहा मैंने तुम्हारी कई चीजों पे 20 लगा दिया, कि अच्छा सॉरी, चलो अब उसको 12 पे नेगोशिएट कर लेते हैं। ये लड़ाई इतनी जल्दी नहीं सॉल्व हो सकती जी। मतलब ये तो वो कहते हैं कि जंग की शुरुआत शुरुआत है, मतलब लड़ाई की शुरुआत हुई है। शुरुआत का मतलब है, आप कह सकते हो ब्रॉड पैरामीटर समझ आ गए हैं। हम्म। लेकिन टू से कि अब खत्म हो गया, सब कुछ नोन हो गया, इतनी जल्दी नहीं होता हम्म। है। अच्छा, एक चीज बताया सर, जैसा आपने कहा भी, यूरोपियन यूनियन, चाइना, बाकी देश, सब, कनाडा, सब करेंगे, तो इससे क्या ट्रम्प साहब और भड़केंगे या शांत होंगे? वही मैं कह रहा हूँ ना, पहले राउंड में भड़कना ही पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि अगर आप पहले राउंड में ही शांत हो जाओ तो फिर इतना ड्रामा किस बात का? कि हाँ। आप कहो मैंने तेरे पे 20 लगाया है, वो कहेगा मैंने ये 6 चीजों पे आप पे 20 लगाया, हम्म। तो सॉरी सॉरी, 20 बड़ा ज्यादा है, चलो नेगोशिएट करके 12। कैसे हो सकता है? हम्म। ही हैज टू फर्स्ट से हाँ। विद दे हैव सेड, उन्होंने कहा है कि आप, मतलब स्कॉट बेसेंट का तो आज का इंटरव्यू है हम्म। कि रेसिप्रोकल टैरिफ पे रेसिप्रोकल टैरिफ मत लगाना, हाँ, ठीक बात है। हम्म। otherwise there is no limit. हम्म। What I'm saying is it cannot end in one day like this. ऐसे कैसे हो हम्म। जाती है बात? एक दिन में नहीं सॉल्व हो सकता जी, ये चाहे आपको एक हफ्ते में हो सकता है। हम्म। बट फर्स्ट डे को खत्म हो गया, सब पता लग गया, कुछ नहीं पता लगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइना का है, जैसे हमारे फार्मा स्टॉक्स बड़े चल रहे हैं, अब चाइना को लगे कि यूएस को फार्मा स्टॉक्स में, नॉट फार्मा कंपनीज, मतलब फार्मास्यूटिकल्स उनको सस्ते में चाहिए, वो कहे जी मैं बल्क ड्रग्स पे एक्सपोर्ट टैक्स लगा रहा हूँ 25% का, फिर हम्म। कुछ तो करेगी दूसरी कंट्रीज भी। हाँ, सही बात है। अच्छा सर, इसका मतलब फिर क्या, जिन पर टैरिफ लगाया उन देशों को ज्यादा नुकसान, या एक्चुअली ये टैरिफ लगाने का ज्यादा नुकसान अमेरिका वालों को है? पहले राउंड में अमेरिका को है, लेकिन उनको वो चाहिए ना, इस लाइक सेइंग कि आपका बच्चा जो है हम्म। वो पास नहीं होता प्रॉपरली, हम्म। तो पहले उसको 4 थप्पड़ मारोगे तो ना बोलोगे अब थप्पड़ क्यों मारा, फिर अभी आज उसका मूड खराब होगा, उसके लॉन्ग टर्म मूड को ठीक करने के लिए आज थप्पड़ मार रहे हो। ठीक बात तो है। यूएस की प्रॉब्लम बड़ी सीरियस थी। हम्म। यूएस की मैंने बड़ा बहुत टाइम लगाता हूँ, बट बड़ा मजा आ रहा है आजकल यूएस की रिसर्च करके। सो उसमें क्या है कि वो कहते हैं कि अमेरिकन ड्रीम ये नहीं है कि हमें सबसे सस्ती चीजें वर्ल्ड में मिले, जो अभी तक का मॉडल था कि आपको टीवी सबसे सस्ता चाहिए, आपको ये चेयर सबसे सस्ती चाहिए, वो 1 रुपया सस्ती कोरिया में बन रहा है तो कोरिया से लेके ताइवान भेजो, ताइवान में असेंबली करके मैक्सिको भेजो, बट हमें 2 रुपये सस्ती मिले चीज। वो कहते हैं कि अमेरिकन ड्रीम इज टू हैव अ जॉब, हम्म। और वो जॉब कई चीजों में, मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अपने, अब वेदर यू लाइक इट और नॉट, उन्हें अपनी तरफ से 5 इंडस्ट्रीज बोल दी हैं जो उनको चाहिए फॉर वॉर रीजन एंड अदरवाइज, विच इज ऑटो, फिर बोला स्टील एल्यूमिनियम, फिर आई थिंक बोला ये शिपिंग आई थिंक, और एक आध और बोली आई थिंक चिप्स वगैरह। मीन्स अब आप
ऑटो की नौकरी छोड़ के मैकडोनल्ड में नौकरी मिल जाए, आपको नौकरी सबको मिली हुई है, वो अलग चीज होती है. So for whatever reason, they are saying American dream is to have a good job. It is not to buy the cheapest possible thing. हम्म, जो अभी तक की फिलॉसफी थी हम्म. कि फैक्ट्री बंद कर दो लेकिन 2 रुपए सस्ता चाइना से आ रहा है. अब चाइना ने भी सब टेक ओवर कर ली मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड की. ये लड़ाई छोटी नहीं है जी. पॉइंट बहुत अच्छा कहा कि पहले सस्ता लेने के चक्कर में थे, अब सस्ता सस्ता लेने का लेने चक्कर मामला भारी पड़ता दिख रहा है. अब आइए सर, भारत की बात करें. क्या हम पर जो 26% लगाया है, ये रीजनेबल है, कम है, या बहुत ज्यादा? कम तो क्या होगा, बहुत ज्यादा. तो दैट्स व्हाट आई से. आप 10% का हम सोच रहे थे. हम्म, मोटा माटी, क्योंकि लोग कहते थे 11%, अब वो 26 हो गया. हम्म. उसको आप कह सकते हैं रिलेटिव टू अदर मार्केट ठीक है, लेकिन 26% के लिए जो आज का मार्केट है, मैं तो फुली इन्वेस्टेड हूं, बट ये रिस्पॉन्स बहुत ही कम है. इससे ज्यादा गिरना पड़ेगा. ये थोड़ी ना है कि 26% हो गया तो क्या हुआ, ठीक है, काफी ज्यादा है. लेकिन इंडिया को रिलेटिवली फायदा होगा. फिर भी रिलेटिवली फायदा इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया के एब्सोल्यूट अमाउंट ज्यादा नहीं है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का. तो इन्होंने जो ये 52% निकाला है, वो एक और किसी किसी ने कैलकुलेट किया ना कि ब्रॉडली ये फॉर्मूला निकला कैसे है. तो वो कहते हैं जी, जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट डिवाइडेड बाय टोटल इंपोर्ट, तो उनका यूएस और इंडिया में 50 बिलियन का डेफिसिट है और 95 बिलियन का इंपोर्ट है. तो इसलिए 52% निकल आया. आपको 50 बिलियन को 20 बिलियन करना है. आपको $30 बिलियन की एक्स्ट्रा शॉपिंग करनी है यूएस से. तो फिर वो डेफिसिट हो जाएगा 20%. हम्म, और क्योंकि वो हाफ टैरिफ लगा रहे हैं तो 10% टैरिफ है, जो वैसे भी मिनिमम है, उससे कम फायदा नहीं है. हम्म, आपको कहीं से $25-30 बिलियन का सामान खरीदना है यूएस से. हम्म, वो आपको वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप 30 बिलियन, हम्म. आप उनसे खरीद रहे हो इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम समबडी एल्स. हाँ, लेकिन ये करेक्ट. कैलकुलेशन का जो तो फॉर्मूला है, आप कई लोग तो ये कह रहे हैं, ये भाई साहब अजीब ही फॉर्मूला लाके लगा रहे हैं कैलकुलेशन करने का, कि फॉर्मूला इतना बिल्कुल टैरिफ है. लॉजिकल है. बिल्कुल इलॉजिक है. लॉजिकल है. बिल्कुल लॉजिकल है. बिकॉज उस फॉर्मूले से क्या हुआ, आपको समरी में मिल गया कि हाँ, चाहे वो टैरिफ से हो रहा है, कि वो नॉन टैरिफ से हो रहा है, कि वो किसी चीज से हो रहा है. उनका कहने का मतलब है कि अगर फेयर होता ठीक तो है. मोटा माटी जीरो होता. हम्म, ना आपका बेनिफिट, आप कुछ बेचते कुछ खरीदते. आपने क्योंकि ज्यादा बेचा है, तो क्यों बेचा है, वो ये assumption है. बट अगर आप ये चैट जीपीटी और ग्रॉक वगैरह से पूछो, सब कह रहे हैं बहुत बढ़िया फॉर्मूला, टाइप करके देखो, देखो इज दिस फॉर्मूला गुड. वो मैंने अच्छा. ट्विटर में देखा था. हाँ, तो हाँ. कहते हैं फर्स्ट थिंग, जो सारे एआई ने एग्री कर लिया है, चैट जीपीटी, ग्रॉक, परप्लेक्सिटी की मॉडल बढ़िया है. अरे सर, उनके ही तो है सारे के मुझे सारे. लगता है उन्होंने भी इसी में से ढूंढ के करा होगा नहीं तो कि एआई भी हाउ तो दिस सारे फॉर्मूला. उनके, अमेरिका वालों के, हमारे कहाँ है? बॉटम लाइन इज, आपको 25-30 बिलियन डॉलर की एक्स्ट्रा परचेज करनी है. हम्म, ठीक है. हम्म. मतलब वेस्ट नहीं कर रहे 25 बिलियन. आप इस कंट्री से ना लेके सामान उस ले लो. कंट्री से ले रहे हैं. तो क्या ऐसा, आप क्या सोचो क्या ले 10, सकते हैं सर? ऐसा हम क्या लेंगे वही कह रहा अमेरिका हूँ, से 20-25 बिलियन का? 10 बिलियन का ऑयल ले लो. हाँ ठीक है. ठीक है, ये तो ठीक है, अब सिंपल है. उसमें सपोज कि वो महंगा होता है ऑयल, हाँ, सपोज करो कि वो ऑयल आपको महंगा देते हैं सऊदी अरेबिया से हाँ, 5%, क्योंकि 10% महंगा तो कुछ नहीं होगा, हाँ. 4-5% महंगा होगा. तो हम्म, चलो इंडिया का 400-500 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा, तो क्या हो गया फिर इतनी बड़ी कंट्री में. हम्म. फिर आप 5 बिलियन की कारें खरीद लो. अच्छा. 5 बिलियन की कारें मैंने कैलकुलेट की ऐसे बैठ के अपने घर हाँ, में, कि 25-30 हजार डॉलर की एक कार होती है. करेक्ट. राइट. हाँ. तो आप 1.5 लाख कारें खरीदो. 1.5 लाख ये टेस्ला फुसला जो भी हम्म, यूएस कंपनीज की खरीद लो. 1.5 लाख में इंडिया का क्या मार्केट शेयर हुआ इन कंपनियों का? 3%. इंडिया में 40 लाख गाड़ियां बिकती हैं साल की. आप 1.5 लाख अपने बजट बनाओ कि चलो 5 बिलियन की हमने कारें खरीद ली, क्या हो जाएगा? 3% ही है. कोई ये नहीं कि इंडिया बंद हो जाएगा, क्योंकि 3% कार्स आर कमिंग फ्रॉम यूएस. इसमें कोई टेस्ला होगी, कोई फोर्ड होगी, जो भी लोगों को खरीदना है. तो 3-4% मार्केट शेयर में कोई इतना कोई नुकसान नहीं हो जाएगा. 15 बिलियन हो गया, बाकी मुझे नहीं पता. कोई डिफेंस विफेंस खरीदना पड़ेगा, लेकिन उसमें दो इश्यूज हैं. ये आप डिफेंस वगैरह चीजें जो है ना, वो 1 मिनट में नहीं खरीद सकते. अब ये नहीं पता कि आप यूएस को एक्चुअल नंबर दिखाओगे कि हाँ भाई देख, एक्चुअली हमने 25 बिलियन एक्स्ट्रा खरीद लिया है ऑलरेडी, या प्लान दिखाओगे, हम्म, या वैसी बातें मान जाएगा. हम्म. अब ये डिपेंड करता है ना हर कंट्री की क्या लड़ाई है क्या नहीं है. बट मेरा मतलब है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, बिकॉज हमारा एब्सोल्यूट साइज कम है ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. हम्म, खाली 90 बिलियन के इंपोर्ट है, सॉरी 90 बिलियन के एक्सपोर्ट है, और
40 बिलियन का इंपोर्ट है, पैंतीस तो जो बिलियन का। 50 बिलियन का डेफिसिट है उसको 20 22 25 बिलियन करना है। अच्छा, इट इज बोलते नॉट तो द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, तो सर इसलिए आपने, जिसके 200 बिलियन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फिर गेम अलग हो जाता है। हाँ नहीं, आपने कैलकुलेशन बहुत जोरदार बताई सर एकदम कि $10 बिलियन का तेल ले लो, $5 बिलियन के आपके ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ ले लो, 5 10 बिलियन का कुछ और खरीद लो, बट 5-10 बिलियन तो इसमें क्या होता है, 1 मिनट में खरीद नहीं सकते, क्योंकि कुछ उसको अप्रूवल में ही सालों साल निकल जाते हैं। सो नाउ हाउ इट डज गेट्स डन, वो बड़ा मुश्किल है कहना, बट इंडिया के लिए बुरा नहीं है, क्योंकि इंडिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता ना इतना। हम्म सर वो भारत सरकार की कमेटी में होना चाहिए आपको, जो नेगोशिएट कर रही है अमेरिका के अधिकारियों के साथ में। आप एक बढ़िया अलग पर्सपेक्टिव दे सकते हो, कैसे आराम से रास्ता निकाल रहे हैं, राइट। तो अब दो चीज़ है, बार बार ट्रम्प साहब वैसे तो कहते हैं मतलब भारत से मुझे प्यार है, दोस्त हैं, सब हैं, ये है, लेकिन टैरिफ लगाते हो क्योंकि ये सब सोचा टैरिफ नहीं। लगा दो, पूरा टैरिफ। हाँ, तो इसका मतलब क्या समझे, इसका छोड़ेंगे कोई नहीं हमें। मतलब नहीं है, उसका मतलब कुछ नहीं है, उनका मतलब है टैरिफ इज टैरिफ, वो उसकी पॉलिसी है। बट एक्चुअली ये मैंने तो पूरा प्रिडिक्ट किया था कि स्ट्रॉन्ग लगेगा। क्यों? आपको ट्विटर पे या यूट्यूब में उसमें 25 25 30 30 साल पुराने वीडियोस मिल जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के। मतलब शक्ल से बड़े यंग लग रहे हैं, पता होते 40 साल तो नहीं होंगे। मतलब 90s के, 2000s के, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जापान और कोरिया बड़ा एडवांटेज उठा रहे हैं हमारा, कि वो हमें कारें भेजते हैं और हमारी कारें नहीं लेते हैं। तो ये इट्स नॉट अ न्यू थिंग, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल थिंग। पुराने 90s के इंटरव्यू लगते हैं, क्योंकि बड़ा यंग लगते हैं मिस्टर ट्रम्प। तो इसका मतलब है ही रियली बिलीव्स इन इट कि वर्ल्ड ने हमारा एडवांटेज उठाया है। तो इसलिए ये तो होना था या होना है। इसमें अब आप ये मत करो कि हमारे दोस्त हैं कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी को भी नहीं गिना, उन्होंने प्योर नंबर से किया है। ये इस फॉर्मूले से लगता है कि इस फॉर्मूले से किया है, क्योंकि सारे मैच हो रहे हैं नंबर। आ, तो इसमें इसलिए एक तो ये नहीं कह फॉर्मूला ये सकते कि कि दोस्त है। आप, एक तो फॉर्मूला इट है हैज कि बीन आपका डन ट्रेड डेफिसिट कितना है, उसके हिसाब से आपने गिन लिया, एक तो फॉर्मूला और ये उसने आपने किया, उसमें है ना। दोस्ती को यूज नहीं किया ना, हाँ, नेगेटिवली ना। और दूसरा फॉर्मूला लोग वो भी बोलते हैं भाई कि ट्रम्प साहब कहते हैं टैरिफ हम ऐसे गिन रहे हैं, आप जीएसटी कितना लगा रहे हो, वैट कितना लगा रहे हो। बट अब नहीं करा ना, एंड में नहीं किया ना। हाँ, क्योंकि एंड में तो खाली ना, तो अब वो बातें इरेलीवेंट हो गई, क्योंकि ठीक बात। उन्होंने ये सब चीजें गिनी नहीं ना। उन्होंने हम्म तो एक्चुअल इंपोर्ट, एक्चुअल एक्सपोर्ट गिना है। हम्म अब तो सर, देयरफॉर इट मींस कि वो चीजें ऐसी बोलने के लिए थी, हम्म बट वो उनको समझ नहीं आई होगी हाउ टू इनकॉर्पोरेट हर आदमी का। तो ये फॉर्मूला क्या है? हम्म इजी टू गेट द डेटा एंड इजी टू मेक अ फॉर्मूला। हम्म वरना एक एक कंट्री का कैसे चूज करो कि उसने राइस पे इतना लगाया है, उसने इंश्योरेंस नहीं अलाउड है, वहां पे ये नहीं अलाउड, वो छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, अब सर और इसमें आप सर्विसेज से बच गए, हम्म हम्म क्योंकि यूएस का अपना सर्विस सरप्लस है वर्ल्ड के साथ। ठीक बात है। अब ये तो बताएं इसलिए सर उन्होंने कि, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारा भी सरप्लस है और उनका भी सरप्लस है। ठीक बात लेकिन है, अब यूरोप ने कहा है कि वो उनकी सर्विसेज पे टैक्स लगाएंगे। ठीक बात है, ओके। उनकी सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे एक तो आईटी वालों की होती हैं, कि हम्म फेसबुक पे लगाओ, हम्म गूगल पे लगाओ। हम्म फिर ये बैंक्स वगैरह, पता नहीं इसमें कैसे टैक्स लगेगा, बट यूएस सर्विसेज दे हैव अ सरप्लस। अच्छा सर, अब ये बताएं भारत सरकार को कैसे हैंडल करना चाहिए, इन्होंने तो लगा दिया 26%, बचने का तरीका। नहीं, बचने का तरीका यही है ना जी, कि आप ऑटो को अगर कम कर दोगे, तो सपोज 20% कर दें, हाँ, और आप कैप भी कर दो कि 1.5 लाख कारें, 2 लाख कारें, विच में 3 4% मार्केट शेयर होगा। हम्म आप कहते हो जी 2 लाख कारों तक 4% मार्केट वो है। हम्म। तो आपके अगर सच्ची मुच्ची वो कोई खरीदे पहले तो इतनी गाड़ियां, तो आप में 5 बिलियन यूज हो गए। हम्म 10 बिलियन का आप कहोगे मैंने ऑयल अभी खरीद रहे हैं, मतलब उसको अभी ऑर्डर दे रहे हो सॉर्ट ऑफ, जिससे कि वो जो डिफरेंस 50 बिलियन का है, जिसको आप जीरो नहीं कर सकते, आपको उसको 20 बिलियन करना है, ताकि, या 20% करना है, क्योंकि वो हाफ कर रहा है ना, जो भी ये नंबर आ रहा है उसका 50% आपको डिस्काउंट मिल रहा है सबको। ठीक एंड बात, 10% इज द मिनिमम, तो उसे कम करने की जरूरत क्या है? तो आपको 30 बिलियन का प्लान बनाना है। ठीक बात है। अच्छा, अब आप ये भी नहीं कर सकते कि हम एक्सपोर्ट कम कर दें अपने, हम्म। आपको खाली अपने इंपोर्ट बढ़ाने हैं। ठीक बात। अच्छा, अब सर, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लेकिन वो एक एक आइटम के साथ किसका नुकसान हम्म, है, किसका फायदा है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक बिग बात है। पिक्चर में हम्म 15 बिलियन तो मेरे हिसाब से आसान है, 15 और चाहिए। हाँ, अच्छा, अब सर बड़ा अब छोटी सवाल ये छोटी कि, चीजों में कहीं आधा बिलियन का 1 बिलियन कुछ करना पड़ेगा, जो हम्म ऑन द ग्राउंड वाले कॉमर्स वाले मिनिस्ट्री वालों को पता होगा, हमें तो पता नहीं। सर हर बार बाजार में कोई बड़ी गिरावट हो, उसके लिए नया बहाना होता है, राइट। क्या अमेरिकी बाजारों में मंदी इस टैरिफ टेरर की वजह से आएगी कि अमेरिकी बाजार डूब जाएंगे।
अमेरिकन बाजार, मैंने बाय द वे अभी रिसेंटली भी आपके साथ इंटरव्यू की थी, मैंने कहा था सबसे बड़ा रिस्क है कि अमेरिकन मार्केट गिरेगी और हम फंसेंगे सब लोग, हम्म। क्योंकि हमने करेक्ट। 2008 के बाद देखा कि हमें ये नहीं कहना है कि हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हाँ। राइट। लेकिन अगर अमेरिकन मार्केट थोड़ी सी गिरे तो हम बढ़िया है, लेकिन अगर अमेरिकन मार्केट 20% गिर जाए, हम भी 10 गिर जाएंगे विदाउट एनी लॉजिक। करेक्ट। क्योंकि मैं 2008 में था कि जैसे मैंने बैंक्स को मिलता था, HDFC बैंक वगैरह को, और वो कहते थे हमारा तो बड़ा बढ़िया है, 30% हमारी अर्निंग ग्रोथ आएगी, तो हम कहते थे हमारी कंपनी तो बढ़िया है, इसमें हम क्या करें, अगर लीमन ब्रदर्स उड़ गया है, अगर वो उड़ गया है, जो भी थे बेरिंग, ना बेरिंग नहीं, जो भी बाकी कंपनी थी, बेयर स्टर्न्स वगैरह, और हमारी अर्निंग ग्रोथ, जस्ट टू टेल यू, 2008 में HDFC बैंक की अर्निंग ग्रोथ थी 30% और स्टॉक गिरा 52%। इसलिए मैं कहता हूं कि बियॉन्ड अ पॉइंट हम ये रिलेटिव बात नहीं करेंगे, बट अप टू अ पॉइंट करेंगे। अभी अप टू अ पॉइंट पे चल रहे हैं, हम कह रहे हैं अभी ठीक है हमारे लिए, इंडिया के लिए। अभी तक उतनी बड़ी रिस्क नहीं है, लेकिन एक और चीज सर, गोल्ड जो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है इसी डर में। अब तो सारी बुरी खबरें आ गई बाहर, तो ये समझे गोल्ड भी टॉप बनाने के करीब है। गोल्ड मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से अभी कोई किसी को सेल करने की जरूरत नहीं है, हम तो हम्म। खरीदने को भी तैयार हैं अगर 100 रुपए गिर जाए, सौ अच्छा। डॉलर गिर जाए मतलब। अच्छा। मैंने बाय द वे अभी 1 महीने पहले जब मैंने US स्टॉक्स बेचे थे, मैंने उस फंड में भी 5% गोल्ड लिया था। अच्छा। द रीजन इज कि लोग अब US से दुखी हैं, तो इसलिए US डॉलर से भी दुखी हैं, और US का एंड गेम है कि अब आपका डेफिसिट कितना है, अभी ग्रोथ कितनी है। तो अब आप कहाँ कहाँ जाओगे, कौन सी करेंसीज में जाओगे, अगर आपको खाली US डॉलर को अवॉइड करना है। US तो डॉलर यू कैन सी वीक हो रहा है। हम्म। अब कौन आदमी वर्ल्ड में जाके कहेगा मैं येन खरीद लेता हूँ, इंस्टीट्यूशंस करते भी होंगे, बट जनरल जनता को तो गोल्ड ही समझ आता है। ठीक बात है। आई थिंक गोल्ड इज अभी, पता नहीं खरीदें कि ना खरीदें, बट इतना भी ऑब्वियस नहीं है कि वो खत्म हो गया उसका, ठीक बात। क्योंकि अभी इशू अब हुआ है कि हम्म। US की जो पोजीशन थी वर्ल्ड में, वो चैलेंज चैलेंज नहीं, उन्होंने अपने आप को करा है, बट एज आई सेड उनको चाहिए था ये, उनका डेफिसिट बहुत हाई है, उनके मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स नहीं है, वो दे कांट कीप कंटिन्यूइंग द सेम वे, तो एक्चुअली ट्रम्प इज डूइंग अ ब्रेव थिंग। ठीक बात है। बट स्टाइल मे भी कह सकते हो गलत है, हाँ। बट वो जो डोज कर रहा है, जो इलॉन मस्क कर रहा है, ये चीजें वर्ल्ड को भी करनी चाहिए ना, कि 15% आप अपनी कॉस्ट कम कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ, अगर आपके ZTV में भी कोई जाए, हमारे हीलियोस में आए, 15% कॉस्ट वैसे भी कम हो सकती है, तो गवर्नमेंट में 15 तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ठीक बात। अच्छा सर, अब एक चीज़ और बताइए, आईटी शेयर हमारे यहाँ इतने क्यों गिर रहे हैं? ऐसा क्या आईटी को डर है? सबसे खराब सेक्टर हो गया ये आज के कारण। है ही खराब सेक्टर जी, आप हमारी परफॉर्मेंस नहीं देखते। हमने फेब एंड में जी। अपना हर फंड में जो IT का वेट होता था 15-18%, वो 3% कर दिया, एक स्टॉक नहीं बेचा, वो भी बड़ा डाउन है वैसे आज, करेक्ट। बट हमने सारे बेच दिए, सारे फंड्स में अक्रॉस, बिकॉज अब आपको एक हफ्ते में, उस वक्त भी हमने यही बात बोली थी कि अप्रैल में आपको गाइडेंस देनी है, किस बेसिस पे गाइडेंस दोगे, मार्च में इतनी अनसर्टेनिटी होगी US में, 2 अप्रैल को आपको पहली बार टैरिफ पता लगेगा, जो आज पता लगा, तो जो US आपके क्लाइंट है वो आपको क्या गाइडेंस, आपको क्या बताएंगे कि आप हमें गाइड कर सको। करेक्ट। सो दीज कंपनीज विल हैव टू कम एंड से, इफ दे बाय मिस्टेक से नो गाइडेंस, तो वैसे स्टॉक उड़ जाएगा। अब वो बेचारे, उनको समझ आएगी नहीं, कहेंगे 1 to 3%, 1 to 4%, क्या बोले, क्योंकि उनका क्लाइंट अपने आप कंफ्यूज है कि उसका क्या फ्यूचर है। एंड सेकेंडली AI प्लस ये जो डिसरप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो। एंड थर्डली अगर उसकी आप वैल्यूएशन देखें, तो अगर मूड खराब हो तो वैल्यूएशन हाई है, अगर मूड ठीक है तो वैल्यूएशन ठीक है। बट अगर आप देखें प्री कोविड की ग्रोथ क्या होती थी और प्री कोविड की वैल्यूएशन क्या होती थी, उससे 15-20% ऊपर थे अभी तक। तो उस वक्त 17-18 टाइम होता था, फिर 20-22 हो गया। अब वो क्योंकि मूड खराब है तो इतना भी हम कहते हैं ज्यादा है। ठीक बात। सो अभी तो कोई होप नहीं है उसमें, उसमें गाइडेंस ही नहीं होनी। आज के करेक्ट। आप स्टॉक देखो ना, 8-8% डाउन है, हॉट स्टॉक्स। वही 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 इतना मतलब बुरा हाल है। और आपने पिछले अब इंटरव्यू में भी कहा था कि हम तो पूरी तरह से एग्जिट करें, ये वो तो बहुत। अभी तो हमारे चीक्स थोड़े से ऐसे घूम रहे हैं। सर मेरे भी थोड़े, मेरा भी हिलियोस फ्लेक्सी के फंड में पैसा है मेरा। अच्छा, दूसरी चीज, फार्मा स्टॉक को लेकर आ, अभी लगाया नहीं है, लेकिन रिस्क है या फिर ज्यादा कुछ कर नहीं थोड़ा सा पाएंगे? रिस्क है, थोड़ा सा रिस्क है, बहुत ज्यादा शायद ना हो, क्योंकि ये लॉजिकल चीज है कि वो फार्मा में हमें सब्सटीट्यूट कर, हमें मींस सारे वर्ल्ड के जो ड्रग्स आ रहे हैं वो कैसे सब्सटीट्यूट करोगे।
उसमें उल्टा रिस्क ये है 2%, पता नहीं कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी का, कि चाइना उनको तंग करने के लिए, वो चाइना कहता है मेरे पास भी बड़ी चीजें हैं करने को, तो चाइना, सिंस चाइना कांट पुट टैरिफ ऑन यूएस थिंग्स सो मच बिकॉज वो यूएस से आती नहीं इतनी चीजें, तो चाइना कैन जस्ट मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर यूएस। ये है चाइना की स्टोरी। ओके, अच्छा मुझे सर, पता अब नहीं इन है, बट अदरवाइज रिलेटिवली तो ऑफ कोर्स फार्मा को अच्छा हुआ है, हुँ, फायदा हुँ, हुआ है। हुँ। अच्छा सर, अब इंडिया के 90% मार्केट ठीक पे आउटलुक रहेगा। क्या समझें, मतलब यहाँ से अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, क्या व्यू क्या है? क्या चीज जी? हमारा बाज़ार, इंडिया मार्केट हमारा बाजार है कि 1 महीना आराम कीजिए फिर देखेंगे। और 1 महीना? ये तो 15 दिन, जनवरी से क्योंकि आराम ये ही कर मैं रहे बता हैं। रहा हूँ ना, ये इतनी जल्दी सेटलमेंट नहीं हो सकती, हुँ, हुँ, हुँ। नहीं हो सकती। बिकॉज अभी एक राउंड तो देख लें, चलो 4 दिन ये तो देखें कि दूसरी कंट्रीज रिस्पॉन्ड कैसे करती है। फॉर करेक्ट। एग्जाम्पल, हुँ। आज मैं ट्विटर में देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि ओहो इंडिया को तो बड़ा फायदा हो गया क्योंकि वियतनाम का टैरिफ और हाँ, उनका वियतनाम ज़्यादा लगा है। भी है, और हाँ, वियतनाम जीरो होने वाला, मतलब 10 होने वाला है, बिकॉज वियतनाम ने ऑल अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे जीरो कर दिया, जो करेक्ट। बड़ी कंट्रीज नहीं कर सकती। हुँ, तो अगर वियतनाम ने हर चीज जीरो कर दी तो अब इस नंबर की वैल्यू नहीं होगा, तो जो भेजो। हाँ, ये अलग बात है कि आई कांट बाय, ठीक बात है। राइट, वियतनाम। बट अगर वो जीरो कर दिया तो दैट मीन उनका टैरिफ मेरे को लगता है 9 अप्रैल को ही 10% रह जाएगा, हुँ, ठीक बात विच है। इज द लोएस्ट। हुँ। तो अच्छा ये सर। वियतनाम जो आप दिखा रहे हो ना 46, हुँ, ये मुझे लगता है 7 दिन में 10% पे आ जाएगा। अच्छा, ओहो! तो क्या अगर वो बात 10% पे आ गया तो हमारे जो छोटे कंपनियां, ये टेक्सटाइल शूज वूज ये सब, फिर वियतनाम फिर शुरू हो जाएगा और चाइना से भी वॉल्यूम लेगा, बिकॉज वियतनाम ने फटाफट करा एवरीथिंग जीरो, इसराइल ने कर दिया एवरीथिंग जीरो, तो हुँ, इसराइल का भी हट जाएगा अभी जैसे ही वो, क्योंकि सब उन्होंने एक एक दिन पहले किया है तो इसलिए वो नंबर आए नहीं मेरे हिसाब से। लेट्स सी, अच्छा सर, इन अब सबको 10% वो हो जाएगा। अच्छा, हमारे मार्केट में क्या ये पसंद है आपको? 10% कहाँ बड़ी कंट्रीज के लिए। पॉजिटिव या बुलिश है हमारे मार्केट में, क्या पसंद है आपको? हाँ जी, हमारे बाज़ार में क्या पसंद है आपको? कौन से सेक्टर्स, क्या कहाँ आपको लगता है सेफ्टी या पसंद है, या जहाँ पॉजिटिव है, मेरे को बुलिश लगता है? है कि सबसे ज्यादा जिसमें किसी यूएस टैरिफ का कोई रिस्क नहीं है, बैंक्स, एनबीएफसी। एंड हमारी फूड डिलीवरी, वो यूएस में डिलीवर नहीं करते, ठीक बात है। हुँ। वो यूएस में कुछ डिलीवर नहीं करते, बट एक्चुअली बैंक एनबीएफसी ऑब्वियस वाले हैं, हाँ, और थोड़े बहुत आप इधर उधर गिन लो, बट बेसिकली यूएस एक्सपोजर से दूर रहो भी थोड़े दिन। यूएस का रिजॉल्व तो है, पहले मैं भी कहता था ये चीजें कि ये सबको तो पता लग गया तो डिस्काउंट हो गया, अब मैं ये सब बातें नहीं मानता, क्योंकि सबको पता होता है फिर भी वो चीजें डिस्काउंट नहीं होती। जैसे आप कहो कि जी 10 साल से पता था कि एचडीएफसी बैंक इज फाइटिंग विद स्टेट ओन्ड बैंक्स एंड इट इज विनिंग मार्केट शेयर 2000 टू 2020, फिर भी हर साल बढ़ता था, सबको पता था। हमें 2008 में सबको पता था बैंक है, लेकिन कोई ये कंपनी में कोई मानता था, कोई नहीं मानता था, कोई कम करता था, कोई ज्यादा करता था, वो चलती रहती है कहानियां महीनों महीनों तक। सो अभी मुझे लगता है कि बेस्ट सजेशन ये है कि थोड़े दिन आराम किया जाए। ठीक बात है। बिल्कुल जैसा आपने कहा वही करेंगे सर। और वैसे भी आराम करने में कौन-सी मेहनत करनी होती है, आराम ही तो करना है। मेहनत का काम बोलते थे ज़्यादा मुश्किल था। सर ने कहा है थोड़ा हाँ, नहीं देखिए। नहीं, जी, आपको रिसर्च करने में मेहनत करें, हाँ, और देखिए वर्ल्ड कैसे डेवलप होता है। 10 दिन में कोई इतना बढ़ भी नहीं जाएगा कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक बात है। घटे ना घटे, बट ये नहीं है कि इतना बढ़ जाएगा कि आप कहोगे ओए हो यार बड़ा मिस हो गया मेरा। ठीक बात है। इतना नहीं हो सकता, इतना नहीं हो सकता तो इतनी चलिए, जल्दी। बिल्कुल सर, तो जैसा आपने पूरा हर एक चीज़ पर विस्तार से आपने डायरेक्शन दिया, बताया भी कि आगे किस तरह से बाज़ार का मूड माहौल रह सकता है। थोड़ा दिन इंतज़ार करें, देखें कि एक बार ट्रंप के ऐलान के बाद वापस से दूसरे देशों की तरफ से किस तरह की कार्रवाई होती है, किस तरह के स्टेटमेंट आते हैं और फाइनली किस तरह से ये सेटल होता है। सर, मेरे सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो थैंक यू मच जी। सर। और पूरी डिटेल में आपने एकदम अच्छे से बताया और समझाया भी। थैंक यू सो मच सर। समीर अरोड़ा साहब, हेलिस कैपिटल के फंड मैनेजर और फाउंडर, बताते हुए टैरिफ वॉर पर अपनी पूरी पूरी राय। इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।